नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक उपन्यास। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी यादों के झरोखे के बारे में। आप देख सकते हैं, यह उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है और इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगी इस उपन्यास के बारे में, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूं इस उपन्यास के बारे में, यादों के झरोखे। इससे पहले मैं बता देती हूं सुदर्शन जी के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा इस उपन्यास के बारे में बताना चाहूंगी, खास तौर पर कि यह द्वितीय संस्करण है। 2021 में प्रकाशित हुआ है, हार्डबाउंड में अयन प्रकाशन से आया है। इसका मूल्य है मात्र 300 रुपए और पृष्ठ 136। जी हाँ, ये दूसरा संस्करण है। तो परिचय देना चाहूंगी सुदर्शन जी के बारे में। फरीदाबाद निवासी हैं। 9 कहानी संग्रह, 2 माइया व हाइकू संग्रह, 1 ताका संग्रह, 1 लघु कथा, 2 उपन्यास, 4 काव्य, कुल 19 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इनकी रचनाएं कई भाषाओं में अनुदित हुई है और उनका प्रसारण और प्रकाशन भी हुआ है वेब पर। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिला है और इन्हें श्रेष्ठ महिला रत्नाकार सम्मान मिला है, कृति सम्मान मिला है, कहानी सम्मान मिला है। हरिगंधा का हाइकू विशेषांक का इन्होंने संपादन भी किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो ये तो था परिचय सुदर्शन जी के बारे में, और अब मैं बता देती हूं कि यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया है, इन्होंने लिखा है माता श्री पार्वती बजाज, पिता श्री चौधरी राज कृष्ण बजाज एवं उनकी तृतीय चतुर्थ पीढ़ी निष्ठा, मानक, शिवांशी, संभव, सात्विक, ईश, निमित, कियान, दिशा, प्रीशा, काशनी एवं नीलराज बजाज। जी हाँ, इन्होंने इस उपन्यास की ये जो द्वितीय संस्करण है इन्हें समर्पित किया है। और थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी जी। फ्लैप पर किसने लिखा है? फ्लैप पर लिखा है हिमांशु जोशी जी। स्वर्गीय हिमांशु जोशी जी लिख कर गए हैं। पहले संस्करण में इन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा है कि लेखिका के पास अपनी मौलिक शैली ही नहीं, पारदर्शी दृष्टि भी है। आज के इस व्यावसायिक युग में व्यावसायिकता से दूर, दलों के दलदल से परे जी। दलों के दलदल से परे रहकर आज का नव लेखन किस प्रकार की आश्वस्ति का भाव जगा रहा है, यह रचना उसका उदाहरण ही है, हिमांशु जी ने कहा। और अब मैं बताती हूं अपनी बात में सुदर्शन जी ने। उससे पहले मैं बताती हूं कि इसकी भूमिका लिखी है हिमांशु जोशी जी ने भी लिखी है और इसके अलावा इसकी भूमिका डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय जी ने भी लिखी है। उनकी अगर बात करें तो उन्होंने 1996 में लिखा था। सुदर्शन रत्नाकर की यह कृति यादों के झरोखे उपेक्षित नारी की व्यथा कथा नहीं बल्कि उसकी संघर्ष गाथा है, जिसके परिणाम स्वरूप में मुसीबतों के भंवर से निकलकर आत्मसम्मान की रक्षा करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो जाती है। और आत्मकथ्य देखती हूं मैं। आत्मकथ्य में सुदर्शन जी ने क्या कहा है? इन्होंने अपनी बात में कहा है कि नारी प्रधान मेरे इस उपन्यास के पात्र किसी काल्पनिक जगत के प्राणी नहीं हैं। वे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जीते जागते चरित्र हैं जो घुट घुट कर रोज मरते हैं पर फिर भी मुस्कुराते हुए जीते हैं। इस उपन्यास की नायिका नीरा उन असंख्य नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं और अपने अधिकारों से वंचित परित्यक्तता का जीवन जीती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है, वह हारती नहीं है। तो सुदर्शन जी ने यह लिखा है और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैंने इसमें क्या महसूस किया। बता देती हूँ, इसमें 16 अध्याय हैं। इसके मुख्य पात्र नीरा है, सूत्रधार के रूप में मुक्ता अपने पिता, एक ऐसी मुक्ता जो है वह है सूत्रधार, उसने एक ऐसी लड़की की गाथा बताई है, यानी अपनी गाथा बताई है जो अपनी मां के लिए लड़ी और अपने पिता से लड़ी। इसके अलावा उसने अपनी मां को भी लड़ना सिखाया अपने हक के लिए। पिता के स्नेह से वंचित मुक्ता एक ऐसी लड़की के बचपन का चित्रण करता है। ये ऐसा पात्र है जिसके पिता होकर भी पिता नहीं। मां प्लस पिता बराबर संतान जी।
लेकिन दोनों में से अगर एक जिम्मेदारी नहीं निभाता तो इसका दुष्परिणाम संतान को भोगना पड़ता है। सबसे कठिन तपस्या है परिवार का पालन। इसमें नीरा ने मां होने का कर्तव्य निभाया और पत्नी होने का कर्तव्य भी निभाना चाहा, लेकिन पति ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। व्यभिचार में लिप्त पुरुष कम से कम अब तो माफ नहीं किया जाएगा। उसे कोई अधिकार नहीं कि वह स्त्री के प्रेम को घेरे में रखे, उससे प्रश्न पूछे। प्रेम का अधिकार सबको है। प्रेम और वासना दो अलग बातें हैं, लेकिन अफसोस यह है कि आज इसे एक जैसा मान लिया जाता है। स्त्री की खामोशी को उसकी कमजोरी समझा जाता है। सुदर्शन जी ने नीरा को बोलना सिखाया। सुदर्शन जी की जो ये पात्र नीरा है, उसने बोलना सीखा, लेकिन बाद में। और कैसे सीखा? क्योंकि उसके साथ एक पुरुष का प्रेम उसके साथ खड़ा हो गया और उस प्रेम ने उसे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, उसे आत्मविश्वास से लबरेज होना सिखाया। बात बात पर पत्नी को अपमानित करने वाला विमल नरेन के प्रति नीरा का झुकाव सहन नहीं कर पाया। लेखिका ने अपनी लेखनी के जादू से ऐसा बांधे रखा है पाठकों को कि वे अंत तक बंधे रहते हैं। इसका अंत दुखद है, लेकिन सच में जिंदगी ऐसी ही तो है। जिंदगी कहाँ इतना हंसने का मौका देती है। उनकी भाषा शैली अलग है, लेकिन अच्छी है। कहते हैं एक सुघड़ता से लिखा उपन्यास है। मध्यम वर्गीय परिवार के पति पत्नी के बीच अलगाव की ये कहानी है। पति का अहंकार, पत्नी का झुका सिर। क्यों झुका सिर? क्योंकि देखिए, स्त्री कभी अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। वह भरसक प्रयास करती है कि घर जुड़ा रहे, और विशेषकर तब जब संतान साथ हो। इसमें भी नीरा ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसमें एक और सशक्त पात्र के रूप में उभर कर आई है नीरा की सास, जो जब तक जीवित रही तब तक नीरा के पक्ष में चट्टान की तरह साथ खड़ी रही। बस एक शिकायत कि वह अपने बेटे को सुधार नहीं पाई। अंतर्ग्लानि तो उन्हें भी थी, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि मां अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराती है। वह कहीं ना कहीं मां हावी हो जाती है अपने जो पुत्र है उसकी कमजोरियों पर। उसकी जो ममता है वह उसको स्त्री के साथ खड़े नहीं होने देती, क्योंकि मुझे लगता है कि मां की ममता शायद अपने बेटे की कमजोरियों को भी नजरअंदाज कर देती है, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ दूसरी स्त्री के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसे भी तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। और नीरा और नरेन के प्रेम को किसी रिश्ते रूपी बंधन की जरूरत नहीं थी। ऐसे रिश्ते भी मिल जाते हैं, और अगर ऐसे रिश्ते मिल जाएं तो जीवन आसानी से कट जाता है, जिया जाता है। और अंत में नीरा का क्या हुआ, मुक्ता का क्या हुआ, नरेन विमल का क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़े यादों के झरोखे। इन झरोखों से आप बाहर झांकेंगे तो आपको लगेगा एक सुंदर भविष्य हमेशा बाहें पसारे खड़ा रहता है। सिर्फ जरूरत होती है उसकी ओर बाहें पसारने की। तो कहीं भी निराशा नहीं आनी चाहिए। हमेशा एक आशा का एक सिरा या उम्मीद का एक सिरा हमेशा हमें थामे रखना चाहिए। जिंदगी इसी का नाम है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।